हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जनरल साइंस में आज हम फिज़िक्स की सेकेंड चैप्टर करेंगे, लाइट। ठीक है। लाइट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइट क्या है। ठीक है। तो लाइट क्या है कि ऐसी कोई एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं चीज़ें, अपने एनवायरनमेंट की चीज़ें देख सकते हैं। तो लाइट को एज एनर्जी किस में बोलेंगे? फिजिक्स में बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम नेचर लाइट का पढ़ने वाले हैं वो क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये जो जनरल साइंस में पूछे जाते हैं 6, 7, 8, 9, 10 के जो जनरल साइंस पूछी जाती है वनडे एग्ज़ाम्स में, और सीटेट वगैरह में भी कभी कभी, मतलब क्योंकि देखिए साइंस तो वही है, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सारी चीज़ें वही है। हाँ, जब वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एसएससी वगैरह के, रेलवे वगैरह की, तो उसमें थोड़ा सा लेवल लो होता है विथ रिस्पेक्ट टू सीटेट एंड विथ रिस्पेक्ट टू टीजीटी पीजीटी। ठीक है। तो अगर हम यूपीएससी वगैरह और एसएससी वगैरह के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो टू द पॉइंट होंगे, ज़्यादा घुमाए फिराए नहीं गए होंगे, हमेशा कॉन्सेप्ट से बिलोंग करेंगे। ठीक है। जब हम सीटेड या टीजीटी पीजीटी के पर्पज से बात करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें हायर लेवल पे या फिर उसका एडवांस लेवल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल साइंस हो रही है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, तो वो केवल टू द पॉइंट हो रही है, यूपीएससी, एसएससी और क्या कहते हैं रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, और टू द पॉइंट कराई जा रही है। फालतू का मतलब मैटर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, केवल जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो। और जो सीटेड वाले हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप मतलब क्योंकि ये नॉलेज ही गेन करेगा, आपका 1-2 नंबर कहीं ना कहीं दिला ही देगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लाइट। तो पहला हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो, मतलब किसी चीज से टकरा के वापस जा रही हो, जरूरी नहीं जिस धर से आई है उधर ही जा रही हो, टकरा के उसी मीडियम में रह रही हो। ठीक है। तो अब ऐसा क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम देखेंगे कि कोई सरफेस होगी, स्मूथ होगी। ठीक है। उसमें हम कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट अगर डालेंगे, अगर हमने टॉर्च ले रखी है, टॉर्च जैसा कुछ ले रखा है, और उससे हमने, या लेज़र बीम ले सकते हैं, लेज़र बीम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो लाइट है वो हमको सिंगल रे दिखानी, बहुत सारी बीम्स नहीं दिखानी है, या बहुत सारी लाइट्स नहीं दिखानी है। अगर हम बात करेंगे क्या कहते हैं, मान लीजिए टॉर्च की ही बात करते हैं पहले। तो टॉर्च है हमारे पास, उससे लाइट आ रही है, एक ये और एक ये। तो ये क्या हुई? रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे ऐसे सेम ही सरफेस पे पड़ रही हैं, एक ही साइड से आ रही हैं, एक ही एंगल पे आ रही हैं, और यहाँ से आ रही हैं और इधर से चली जा रही हैं। ठीक है। या तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर यहाँ पे हम लेज़र बीम लाइट डाल रहे हैं किसी लेज़र से, और हमने पैरेलल डाला है, मतलब परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर हमने, ये हमारा सरफेस है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हमने लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर दी है, तो लाइट क्या करेगी, जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन पे लौट जाएगी। ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्शन या सॉरी इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? होगा ही नहीं। होगा तो 0 डिग्री होगा। ठीक है। अगर हम किसी एंगल पे लाइट को क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर डायरेक्ट करते हैं, या उसको ऐसे बेंड करके या कुछ भी चेंजेस करके, परपेंडिकुलर ना हो, किसी भी डायरेक्शन में हम उस पर लाइट देते हैं स्मूथ सरफेस पे,
और वो रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्ट करती है तो वो सेम मीडियम में रहेगी, चाहे ये हो कंडीशन चाहे ये हो, दोनों सेम मीडियम में हैं, यहाँ इसके अंदर नहीं हो गई हैं। ठीक है, तो ये मिरर जैसे होंगे। ठीक है, या ओपेक सरफेस होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा। ये जो सरफेस होगी हमारी, सरफेस ओपेक होगी, स्मूथ होगी। ओपेक मतलब जिससे हम आर पार ना देख सके या जिससे लाइट आर पार ना जा सके। ठीक है, स्मूथ मतलब ऐसी समतल होगी। ठीक है, एक जैसी उबड़ खाबड़ नहीं होगी। ठीक है, और थर्ड पॉलिश्ड होनी चाहिए। पॉलिश्ड मतलब जैसी जितनी हम लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं या जितनी लाइट आ रही है उतनी ही रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, पॉलिश्ड होनी चाहिए जिससे कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब ना करे, वो लाइट एब्जॉर्ब ना हो सरफेस पे। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हैं। ठीक है, तो अब लॉ समझने से पहले हम देख लें कि ये जो रिफ्लेक्शन कर रही है, रिफ्लेक्शन की तो बाद में बात करेंगे, पहले रिफ्लेक्शन जो रेज कर रही हैं उनके नाम क्या क्या है। ठीक है, तो इसको हम रब करके दूसरा एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे सरफेस की थोड़ी सी बात करी, थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर चीज़ें समझ ली हैं। ठीक है, अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि कोई भी तरह की लाइट हो, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हमने एक स्मूथ सरफेस पे उसको किसी भी एंगल से रिफ्लेक्ट करा है, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए या 90 डिग्री नहीं फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म करेगी, जो जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो हमें चीज़ें जो समझनी है वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम किसी एक एंगल पे अपनी लाइट को सरफेस से मीट कराते हैं। ठीक है, तो ये लाइट रेज गई सरफेस पे, इस पॉइंट पे मीट करी, तो ये जो लाइट रे जा रही है उसका नाम होगा, कलर चेंज, इसका नाम होगा इंसिडेंट रे। ठीक है, इस रे का नाम होगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जब रिफ्लेक्ट करेगी तो इस रे का नाम होगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम होगा? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें समझ ली। अब एक हम परपेंडिकुलर या नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, अब इस नॉर्मल से जो एंगल होगा इसका, वो इंसिडेंस एंगल, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस नॉर्मल से इधर एंगल जो होगा उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं और उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो हमारी सरफेस है वो ओपेक होगी, स्मूथ होगी, पॉलिश्ड होगी। यहाँ से टॉर्च से या बीम से हमने कोई लाइट फेंकी है। ठीक है, और यहाँ से हम देख रहे हैं लाइट। ठीक है, तो हमारा देखने का पॉइंट कहाँ है? ये, और रे कहाँ से आ रही है? इधर से। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है वो एंगल पूरा एंगल लिखते हैं, साइन, एंगल का साइन ऐसे हो जाता है एंगल। ठीक है, और वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरा लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर ये रे
रिफ्लेक्ट ना करके क्या करती, जिस एंगल से आ रही उसी एंगल से निकल जाती है, आगे की ओर चली जाती। तो ये एंगल, ये रे क्या हो जाती, ये इंसिडेंस रे जैसी थी वैसी ही चली जा रही, तो एक एंगल बनेगा। वो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, जो रिफ्लेक्टेड रे से और इसके बीच में बनेगा। अगर इंसिडेंस रे हमारी, ये जो रे आ रही है, ये रिफ्लेक्ट ना होके सीधी चली जाती, तो रिफ्लेक्टेड से कितना एंगल डेविएट कर रही है ये, या तो इसको एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब जाना उसको ये यहाँ चाहिए था और चली इधर गई, तो इस डायरेक्शन से इधर मुड़ गई या डेविएट हो गई या चेंज हो गई या इनमें डाइवर्जन हो गया, ठीक है। तो इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम लिखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अभी सारी चीज़ें इसमें लिख लेंगे, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे, आगे एंगल ऑफ डेविएशन फिर से करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे जब सबके, तब हम फिर से ये लिखेंगे। पहले अभी देख लेते हैं कौन कौन से फर्स्ट फिगर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब एक और इसमें पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है। एक और पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल और रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो ये जो एंगल है, सरफेस से और इंसिडेंट रे के बीच में, सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है। जी से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं ग्लैंसिंग एंगल, या फिर जिसको बोलते हैं सरफेस से छूता हुआ एंगल है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ग्लैंसिंग एंगल, कभी कभी एंगल को ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक डायग्राम जिसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे, और सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लिया, इंसिडेंट रे समझ लिया, रिफ्लेक्टेड रे समझ लिया, स्मूथ सरफेस समझ लिया, डेविएशन एंगल समझ लिया, और ग्लेंसिंग एंगल समझ लिया, जो सरफेस और इंसिडेंस एंगल के बीच में बनती है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमें पूरे लाइट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जितने भी पॉइंट हैं ये हम सारे आज कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखते हैं और इसको बना लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। तो अब रब कर देते हैं इस फिगर को और हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि किस लॉ पे ये पूरा वर्क कर रहा है, ठीक है। लॉ क्या है, नियम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, जिस पे हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, या लाइट का जो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। अब लॉज क्या है, लॉज समझने से पहले हमको एक चीज़ समझनी है, वो चीज़ क्या है, वो ये है कि जो हमारी, पहले डायग्राम समझ लेते हैं फिर लॉज लिख लेते हैं, ठीक है। फिर से डायग्राम समझेंगे, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को पता ही नहीं होता कि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम किस तरफ हैं, हम कहाँ से देख रहे हैं, हम ऐसे देख रहे हैं, नहीं, हम रिफ्लेक्टेड साइड में हैं, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि जो लाइट है और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी की वजह से तो हम देख रहे हैं, कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं तो हमको रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रही है। हमारी जो लाइट है ये बोर्ड पे पड़ी और इस बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में लाइट जा रही है, ठीक है। तो कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि जो लाइट है
वहाँ ठीक है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी पोजीशन क्या है या हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं इसमें? हम लोग देख रहे हैं, हम लोग किस साइड देख रहे हैं, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है उस साइड हम लोग खड़े हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, इंसिडेंट रे, और या फिर हम इसको डॉटेड शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। पहला ये हमारा लॉ है, पहले सुन लेते हैं सारे लॉ। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारी नॉर्मल है। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग जो हमें समझनी है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंट बोथ आर सेम, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों एंगल बराबर होंगे। अब थर्ड थिंग, जो थर्ड लॉ है, वैसे होता नहीं है, लिखा नहीं जाता, लेकिन हम लोग लिख लेंगे क्योंकि हमको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो इंसिडेंट रे की स्पीड होगी वही हमारी रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड होगी, बट वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट होंगी, क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम विद मतलब स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड क्या होती है, किस वेग से चल रहे हैं या गति। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है, गति, साथ में साथ उसका डायरेक्शन या उसकी दिशा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे तीन। तो मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का स्पीड सेम होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग होगी। तो हमारी इन दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो तीनों लॉ हम लिख लेते हैं। फर्स्ट है क्या, इंसिडेंट रे नॉर्मल and reflected ray all lie on same surface। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड क्या बोला था हमने, सेकंड ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये भी बात हमने कर ली। थर्ड लॉ है, थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए थर्ड लॉ के लिए। थर्ड लॉ क्या है कि स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर सेम बट देयर वेलोसिटीज आर डिफरेंट। स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे एंड reflected ray are same but their velocities are different। तो ये है हमारे तीन लॉ, और इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी है तो डिफरेंट डायरेक्शन अंडरस्टूड है, तो आप डिफरेंट डायरेक्शन, देयर वेलोसिटीज आर डिफरेंट
बस यही, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की। ये लॉ लिख लिए होंगे और रब करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन। हो गया? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। If an incident ray makes an angle 20 डिग्री with surface, कोई इंसिडेंट रे है वो सरफेस से 120 डिग्री एंगल बना रही है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें क्या दिया है? ग्लैंसिंग एंगल दिया गया है। अगर फिर भी हमें नहीं पता ग्लैंसिंग एंगल क्या होता, तो हमें ये पता है कि ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। और क्या है? ये है, हमें नॉर्मल पता है, ये हमारी नॉर्मल है, सरफेस के जो परपेंडिकुलर है, इसका नाम आई है, इसका नाम आर है। और विथ सरफेस, सरफेस के साथ इंसिडेंट एंगल क्या बना रही है? 20 डिग्री। ये मतलब इस फिगर में तो 20 डिग्री ज़्यादा, ये 45 के आसपास हो गया, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि हम मान सकते हैं कि ये 20 डिग्री है। ठीक है, अब अगर ये 20 डिग्री है तो नॉर्मल के साथ या तो 90 डिग्री है, तो ये 20 डिग्री प्लस आई इक्वल्स टू कितना होता है? 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल था, ये तो आई थिंक लिखा है नहीं लॉ में, लेकिन ये एंगल जो होता है नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 70 डिग्री। और हमें ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी क्या होगा? 70 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम नहीं लिया, बता दिया। अब हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? जो हमारी लाइट रे जिस डायरेक्शन में जा रही थी उस डायरेक्शन में न जाके चेंज होके दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे रास्ते में चली गई, उसकी बात है। अब इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ लिया जाता है और रिफ्लेक्टेड रे दे दिया जाता है या डेविएशन एंगल दे दिया जाता है, तो हम सारी चीज़ें समझ लेंगे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल करेंगे इसके। ठीक है, इजी से न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ में इसमें कुछ बड़ा है नहीं। ठीक है, ठीक है, हो गया होगा इसको रब करके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। न्यूमेरिकल से आइडिया लग गया होगा कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, इजी से होते हैं, बस हमको रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब पथ भ्रमित होना, अपने पथ से किसी और पथ पे चला जाना, या डायरेक्शन चेंज होना है, या जिस रास्ते पे जा रहा था उस रास्ते में जाके कहीं और चले जाना, जहाँ तक यही इसका मीनिंग है। ठीक है, और जो आजकल हो रहा है, पढ़ते हैं नहीं, कहीं भी चले जा रहे हैं। ठीक है,
तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या है, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे और फिर इस ये एंगल कैसे निकाला जाता है ये हम समझ लेंगे। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहली चीज क्या है, हमारे पास स्मूथ सरफेस है। इस स्मूथ सरफेस पे एक नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के, मतलब 90 डिग्री बना रही है सरफेस से। और एक इंसिडेंट रे है जो हमारी लाइट रे है, टॉर्च से आ रही है लाइट। ठीक है, लेजर बीम कुछ भी मान सकते, तो ये एक रे है। ठीक है, आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। जब रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल आर से, इसको कैपिटल एन। ठीक है, अब क्या है, जहां हमारी इंसिडेंट रे जा रही थी, अगर सरफेस ना होती तो ये ऐसे ही चली जाती, ऐसे। तो अब यहाँ न जाके ये इधर चली गई, तो ये जो चेंज हुआ उसके डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक, वो है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ये एंगल है इंसिडेंस, ये एंगल है रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। अब इसका रिलेशन क्या है, अगर हम आई, आर और डेल्टा मिला दें, मतलब अगर हम लिखें एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है ना, ऐसे देखो, यहाँ से ये लाइन आ रही, इधर जा रही, तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही, तो एंगल जितने भी होंगे सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें ये पता है, ये थोड़ा लेटर छोटे हो गए, इसको थोड़ा अच्छे से उस साइड लिख लेते हैं। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री हमको फिगर में दिख रहा है। हमको क्या पता करना है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है। तो हमें पता है, सिंस वी नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये भी आई तो हो गया 2 टाइम्स एंगल आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, 2 एंगल आई। या तो यहाँ पे i लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो हमारे फॉर्मूला हैं जिससे हम रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल पता होने पर हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। इक्वेशन करेंगे, फिर हम आगे समझेंगे ग्लेंसिंग एंगल। नोट हो गया होगा, आगे बात करते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ट्रिकी नहीं है, तो हो जा रहे होंगे, नोट भी साथ साथ हो कर ले रहे होंगे आप। तो नेक्स्ट एक हम क्वेश्चन करेंगे। इफ अ रे ऑफ लाइट, क्वेश्चन है, इफ अ रे ऑफ लाइट forms 50 degree angle with surface, find the angle of deviation
1 मिनट का टाइम देंगे, तब तक हम फिगर बना लेते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं या क्वेश्चन ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो हमको पता है क्या है कि जो सरफेस होगी वो मिरर जैसी होगी। ठीक है, मिरर ही होगी, तभी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओपेक सरफेस है, आर पार हो नहीं सकता। तो क्या है, एक इंसिडेंट रे है जो सरफेस के साथ 50 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, नॉर्मल है जो 90 डिग्री है, सबको पता है। और हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये सीधे चली गई है, हमको ये एंगल निकालना है डेल्टा। हमको कोई नहीं एंगल दिया है, ना एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, ना एंगल ऑफ डेविएशन दिया है। हमको क्या पहले फाइंड आउट करना है। ये हमको पता है 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है तो क्या होगा, 50 डिग्री। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लेते हैं, आई। ये क्या है, आर। एक ही एंगल पता कर लेते हैं, बस हमें डेविएशन मिल जाएगा। प्लस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने यहाँ से एंगल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। एंगल आई इज इक्वल टू 20 डिग्री, ये निकल आया। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन में फॉर्मूला हम रख लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल आई। 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 20, 180 डिग्री माइनस 40, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, 140 डिग्री। ठीक है, तो ये आज का हमारा एंगल ऑफ डेविएशन ख़त्म हो गया। अब हम देखिए, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं कि एंगल ऑफ डेविएशन आप लिखना चाहे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब 12th का एग्ज़ाम तो है नहीं, या बोर्ड तो है नहीं, या थ्योरी का एग्ज़ाम तो है नहीं कि हम क्या करें, एक एक डेफिनेशन लिखे। आप अपनी भाषा में लिखिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको समझ में आएगी, आपको एग्ज़ाम देना, आपको पास करना। जल्दी से हम ग्लैंसिंग एंगल समझते हैं और नॉर्मल इंसिडेंट समझते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट टर्न पे जो क्वेश्चन दिया था, फ्रिज के कौन सा पोजीशन बेस्ट होता है फ्रीज़र के लिए, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सा बेस्ट पोजीशन होता है फ्रीज़र के लिए, वो वाला क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम आज की क्लास फिनिश करेंगे। आई थिंक ये नोट हो गया होगा। अब हम ग्लैंसिंग एंगल करते हैं। ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है, ग्लैंसिंग एंगल सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में जो बन रहा होगा। ग्लैंसिंग एंगल जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस। ये क्या है, हमारी स्मूथ सरफेस लाइक मिरर। ठीक है, हमने एक रे इस पे इस डायरेक्शन पे दी और वो रिफ्लेक्ट कर गई। जब रिफ्लेक्ट कर गई और इसके परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारी इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड। जो भी एंगल होगा बिटवीन द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल। इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो सरफेस है उस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस
is known as glancing angle. और ग्लैंसिंग एंगल हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, यही लिख देते हैं, एंगल G प्लस एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल और इस इंसिडेंट एंगल के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। नॉर्मल और सरफेस के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और एंगल इंसिडेंट और एंगल ग्लैंसिंग एंगल दोनों क्या बना रहे हैं, मिलके 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ग्लैंसिंग एंगल। इसके क्वेश्चन नेक्स्ट रन पे कराएंगे, भी नॉर्मल इंसिडेंट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी नाम से भी पूछ लेते हैं, फिर जब नाम ही नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे। हमें तो पता है नॉर्मल क्या है, कि ये लाइट रे है ये, तो कभी कभी पूछ लेते हैं ना, इनमें से कौन सा नॉट राइट, विच इज़ इनकरेक्ट ऑफ देम, तो कुछ करेक्ट होंगी कुछ इनकरेक्ट होंगी, जो करेक्ट होंगी वो अगर हमें नहीं पता है तो हम इनकरेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन ट्विस्टेड आ रहे हैं, लेकिन है तो थ्योरी वही ना, कुछ चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, अब हम इंसिडेंस नॉर्मल इंसिडेंस की बात करते हैं। इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस किसे कहते हैं, व्हेन, या जब कोई लाइट परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे फॉल करेगी और बाउंस बैक कर जाएगी सेम डायरेक्शन में, तो उसे क्या कह देंगे, इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। ये क्या, हमारी स्मूथ सरफेस, इस पे कोई लाइट रे पड़ रही है और परपेंडिकुलर पड़ रही है और वो बाउंस बैक कर जा रही है। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कर देंगे, व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, व्हेन लाइट रे falls perpendicular to the surface, it bounce back, BOUN, क्योंकि कभी UN साथ आ जाएगा तो फिर समझिए, it bounce back या return to the same path। उसको क्या कहेंगे, is known as incidence, normal incidence। इसको नोट करिए, उसके बाद लास्ट टर्न वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर छोड़ेंगे हम तो फिर कैसे काम चलेगा। 1 मिनट देते हैं, आप लिखिए, फिर 1-2 क्वेश्चन जो इसके हैं, मतलब ग्लैंसिंग एंगल के, वो नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। आई थिंक ये हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन था, विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर फ्रीजर इन रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन, what is the best position for freezer in रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी बेस्ट पोजीशन, हिंट देते हैं, ये हमारी रेफ्रिजरेटर है, ये पोजीशन, टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन, सॉरी मिडिल पोजीशन या बॉटम पोजीशन, ये है टॉप। अब बताइए कौन सी पोजीशन। देखिए ऐसा है, अभी कोई सैमसंग की आई थिंक कोई ऐसी आई है रेफ्रिजरेटर जिसमें नीचे दे रखा है फ्रीजर, पता नहीं
किस सोच से बनाई है, मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है ना रेफ्रिजरेटर का, वो थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब अभी जब हम इसका आंसर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कुछ फ्रीजेज आई हैं जिनमें, क्योंकि उन्हें लगता है कि मतलब जो ये है फ्रीज़र जो है वो बाकी फ्रिज में इतना यूज़ नहीं होता, जितना जितना बाकी फ्रिज का पोर्शन यूज़ हो रहा है, उसका फ्रीज़र इतना यूज़ नहीं हो रहा होता। लेकिन वो पार्ट एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है पूरे रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन फिर से, 1 मिनट देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि कौन सी बेस्ट पोजीशन होती है हमारे फ्रीज़र की, तो हमारा आंसर होगा टॉप पोजीशन। क्यों? क्योंकि जो भी हम खाना या कुछ भी चीज़ यहाँ रख रहे हैं, वो क्या हो रही होगी, वो यहाँ पे उसका तो एटमॉस्फेयर वैसा होगा, हॉट होगा या गर्म होगा। वो हमने रखा, वो क्या उससे जो गैस निकलेगी या कोई भी गैस निकलेगी वो ऊपर जाएगी। जब हॉट एयर ऊपर जाएगी तो फ्रीज़र के कांटेक्ट में आके वो क्या कर जाएगी, फ्रीज कर जाएगी या उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है कि हम कोई भी नया चीज़ रखते हैं, उसमें वो उस टेम्परेचर पे होता नहीं जिस टेम्परेचर पे हमारा फ्रीज है। ठीक है, या रेफ्रिजरेटर है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी एयर या जो भी है उसके पास टेम्परेचर वो स्प्रेड आउट कर रहा है। वो एयर कहाँ जाएगी, टॉप पे जाएगी, टॉप पे फ्रीजर के कांटेक्ट में आके ठंडी होके फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। तो विच इज़ द बेस्ट पोजीशन, टॉप या टॉप पोजीशन या अपर पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन। अपर पोजीशन और टॉप पोजीशन is best for freezer because it cools down the hot air coming from the rest portion of freeze। ठीक है, और उसको कूल्स डाउन करके जो भी रेस्ट पोजीशन से आ रही है। बस इतना ही लिख लेते हैं, बाकी आपको अगर कुछ लग रहा हो तो आप हिंदी में लिख सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, और जो सारी लाइट की चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें लेंस भी कुछ इंक्लूड करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन लेंस के आ जाते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या कुछ नया समझना, क्वेश्चन चाहिए या क्या कहते हैं रिटन नोट्स चाहिए, वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।